हाँ, मैं आज आपको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट करके बताऊंगी। साइटोप्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियस सेल, जैसे एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, कोई भी सेल है ना, उसमें न्यूक्लियस की सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, वो पूरा के पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर विद न्यूक्लियस पूरा जो पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब आया समझ में दोनों में अंतर? ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी में ही न्यूक्लियस के अलावा जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज आपको। देखिए, व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी mounds of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little stain. It is called the cytoplasm. इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और जो हर सेल ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल्स का मतलब जैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सब काय में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इनका सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इनके हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। हर सेल ऑर्गेनल जो होता है वो किसी न किसी मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज्ड होता है, मतलब बंद होता है, वो बिखरा हुआ नहीं होता है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। एंड beside the absence of a definite nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cells, अभी इसमें मैंने कल आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में बताया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके अंदर पाए जाते हैं। और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ना तो न्यूक्लियस होता है ना बाकी सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है जो हमारे अंदर, जो कि डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मालूम चला? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर मालूम चला? क्यों बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में अंतर मालूम चल गया ना? ठीक है। The significance of membrane can be illustrated with the example of virus. Virus lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरस जो होता है ना, वायरस वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की वो मानी जाती है, कड़ी मानी जाती है। क्योंकि वायरस जब तक बाहर होता है ना, किसी भी जब होस्ट बॉडी में नहीं होता है, ये बाहर होता है, तब तक ये बिल्कुल डेड होता है। लेकिन किसी की बॉडी में जाते ही ये एक्टिव हो जाता है और ये वापस लिविंग उसमें इसकी गिनती होने लग जाती है। इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कहा जाता है। किसको? वायरस को। कोरोना वायरस का नाम सुना है ना? कितना सुना है कोरोना वायरस का नाम? वैसे तो कुछ भी नुकसान नहीं करता है कोरोना वायरस, मान लो फैल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर गया, इसका मल्टीप्लीकेशन चालू हो जाता है और हमारे शरीर को ये इन्फेक्ट करना चालू कर देता है और ये लिविंग हो जाता है हमारे शरीर में जाके। समझ में आया? अगर जब तक हमारे शरीर से बाहर है ये, तब तक ये नॉन लिविंग होता है। आया नहीं आया समझ में? ठीक है। अब हम सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ER बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblique bags. The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. इसकी स्ट्रक्चर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है। There are two type of endoplasmic reticulum. सबसे पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे ऐसे जैसे बहुत
पॉइंट्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? ये राइबोसोम्स होते हैं ये इसके ऊपर, इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडर ए अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें ये पाए जाएंगे, और इनको राइबोसोम्स कहा जाता है, जो कि इसके सरफेस के अटैच रहते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need। और जब यहाँ प्रोटीन बन जाते हैं तो फिर जैसे जैसे हमारे सेल को जरूरत होती है प्रोटीन की, उनसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। Using the ER, the SER helps in the manufacture of fat molecules। अब ऐसे ही दूसरी कौन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कि कोई पोर्स या कोई भी ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। और इनका मेन फंक्शन होता है फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स और दूसरे और कुछ और सेल फंक्शन जो होते हैं, ये इनका मेन फंक्शन होता है। लिपिड्स और फैट को ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो पता लग गया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होती है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER जो होती है वो उनके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि उनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो होता है लिपिड और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना होता है। आगे समझ में क्लियर बात, ठीक है। अब है सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन और लिपिड जो होती हैं ये कुछ इस तरह की होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग के काम आती है, जो चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो बनाने के काम आती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं बायोजिनेसिस। Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. Thus, one function of ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of the groups of animals called vertebrates, SER मतलब smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। देखिए एक फंक्शन एक ये भी हुआ इसका कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो पॉइजन और ड्रग्स जो होती है हमारे शरीर में, अगर कोई पॉइजन या ड्रग्स चला गया है, कोई दवाइयाँ गई हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाइंग करना मतलब उनके अंदर से टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालना, ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने सारे फंक्शंस करती है हमारे सेल के अंदर, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। आगे समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब है गोल्जी एपेरेटस, ये भी हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। द गोल्जी एपेरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stacks and called systems. These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion for a complex cellular membrane system. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। मतलब क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो भी सिंथेसाइज हुआ है, पैकेज हुआ है, जो भी मटेरियल, उनको टारगेट ऑर्गन्स तक आउटसाइड या इनसाइड पहुंचाना गोल्जी एपेरेटस का काम होता है, ठीक है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, modification and packaging of products in vesicles. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Golgi apparatus का एक फंक्शन और है
लाइसोसोम्स को मैन्युफैक्चर करना। लाइसोसोम जो है वो भी हमारे सेल में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनल है, जिसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम्स देखिए, structurally lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosome का जो मेन फंक्शन है ना, पता है क्या है, कि जो भी हमारी सेल में जो वेस्टेज है उसको बस खत्म कर देना, जो भी वेस्ट डिस्पोजल है ना उसको खत्म करना। तो जो सेल खराब हो गई ना उसको भी ये अपने अंदर खा जाता है, अपने आप में ही खत्म कर लेता है, ये पुरानी सेल्स को भी, ये लाइसोसोम्स, ठीक है ना। These helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. जो सेल ऑर्गेनल्स worn out, जो खराब हो गए वो हटेंगे, नए बनते हैं बार बार में सेल में, तो सेल भी नई बनती रहती है, पुरानी सेल खत्म होती रहती है। तो जो worn out ऑर्गेनल्स हैं उनको खत्म करना लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है। सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइसोसोम्स व्हिच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स ये कैसे कर पाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उस जो वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स हैं या जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको डाइजेस्ट कर जाता है ये। And during the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst. जब कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, उसके अंदर से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो डैमेज सेल को अपने आप में डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये अपने आप को ही खत्म कर लेती है, अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालती है, इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। आया समझ में सबको, ठीक है। अब है हमारा अगला सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, आप लोगों ने 8th में पढ़ के आए हैं आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारे सेल को एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी किस रूप में होती है, वो एनर्जी एटीपी के रूप में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 membrane coverings. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. These folds increase surface area for ATP, generating chemical reactions. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate। ATP का full form होता है adenosine triphosphate। ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. Mitochondria are a strange organelle in the sense that they have their own DNA. ये क्वेश्चन में भी आता है कि किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, एंड राइबोसोम्स। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा हमने। अब हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। 2 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। आपको सबको ही पता है कि हर एक ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी रूप में दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्लांट के लिए डिपेंड, फूड के लिए डिपेंड रहता है। हम भी डिपेंड रहते हैं। हम किसके ऊपर डिपेंड है खाने, हम अपना खाना खुद थोड़ी बना सकते हैं, हम तो प्लांट से लेते हैं अपना खाना, जो प्लांट्स होते हैं वो देते हैं, है ना। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ग्रीन प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहता है, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप 2 तरह का लिविंग बर्ड होता है, ठीक है।
Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelle in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है. ये हर एक ऑर्गेनल में नहीं होता है. हमने दो ऑर्गेनल पढ़े ऐसे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स. समझ में आ गया आपको? अगला है अब अपना सेल ऑर्गेनल वैक्यूल्स. मैंने कल आपको बताया था कि सेल जो होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में वैक्यूल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल या तो नहीं के बराबर होती है या बिल्कुल छोटी छोटी होती है, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है. इसीलिए जो उसका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरह सरक जाता है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी 2 या 3 वैक्यूल्स पाई जाती है, इसलिए उसका न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ होता है. ये कल बताया था मैंने आपको. Vacuoles are small sized in animal cells while plant cells have very large vacuoles. The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. देखो प्लांट सेल में कितनी बड़ी सेल वैक्यूल होती है कि इतनी बड़ी होती है कि किसी किसी सेल में तो ये 50 से लेकर 90% तक वैक्यूल से घिरा होता है पूरा सेल. ठीक है. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cells. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These includes amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. अमीबा जो होता है ना, सिंगल सेल एनिमल है, और उसके अंदर फूड वैक्यूल पाई जाती है. एक ही सेल है, एक ही वैक्यूल पाई जाती है जिसमें कि उसमें फूड होता है उसके अंदर. और amoeba has consumed in some unicellular organisms. Specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some wastage from the cell. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वैक्यूल्स होती है, इन्हीं के द्वारा फूड लिया जाता है और इन्हीं के द्वारा एक्सपेल आउट कर दिया जाता है. तो ये होती है फूड वैक्यूल्स. तो ये हुआ हमारा, हमने डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ा. आपको समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? है ना? तो ये आप अपने आप पढ़ोगे. इनके डायग्राम बनाने के, अब देखो पहले तो मैं इनके वीडियो वगैरह सब भेज ही चुकी हूँ, आपको सब चीज़ें भेज चुकी हूँ, है ना. तो अभी मैं आपको मैंने आपको कल इंटेक्स्ट एक्सरसाइज तो भेज ही दी थी, है ना. और ये सेल डिवीजन. हाँ बोलो मैम. आप बोल रहे थे ना कि आप बताओगे कि ना साउंड चैप्टर आ रहा है, नहीं कंफर्म करके मैम आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ आ रहा है. और मैं 15 चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. 9th में तो बेटा कुछ कटा ही नहीं है, 9th में तो सभी चैप्टर्स आ रहे हैं. ठीक है ना. और मैं बता दूंगी आपको, मैंने सारे ही चैप्टर पढ़ाए, आपको छुड़वाया कुछ भी नहीं है ना 9th क्लास में. तो मैंने छुड़वाया क्या कुछ? हम साउंड चैप्टर नहीं करवाया. अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी आपको, बता दूंगी. अभी मैं रिवीजन करवा रही हूँ ना, वो चैप्टर तो सारे आएंगे आपके, ध्यान रखो आप. ठीक है ना. हम जब रिवीजन करवाओगे वो आएंगे सारे.